हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे। वो है दादी माँ। हमने आधा लेसन पढ़ लिया था, आधा हम आज पढ़ेंगे। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। यानी पिछले में हमने पढ़ा था कि जो रामी की चाची है वो पैसे नहीं देती है तो दादी माँ उस पर बिगड़ती है। तो दादी माँ वो रामी की चाची कहती है कि मैं जब फसल कट जाएगी तब दूंगी। तो उसके आगे का ये भाग है कि दूंगी मालकिन। तो रामी की चाची कह रही है कि मालकिन आपको पैसे दूंगी। वह रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। यानी दादी माँ के पैरों में गिर पड़ी अपना आंचल पकड़ करके और दोनों हाथ जोड़ करके कि बिटिया की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो कह रही है जब आप दया नहीं करेंगी तो उसका निस्तार से मतलब निस्तारण, और यहाँ इसका अर्थ है विवाह के अर्थ में है कि आप दया नहीं करेंगी तो उसका विवाह कैसे होगा। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। तो दादी माँ उसको दूर कर रही है कि पीछे हट, मैं अभी नहा कर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ खुद ही थोड़ी सी पीछे हो गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। तो लेखक ने क्या कहा कि जाने दो, कि अप्रिय प्रसंग मतलब जो घटना थी, पैसे वो नहीं दे रही थी दादी माँ, उस पर बिगड़ रही थी। तो इस अप्रिय घटना से कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय घटना को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी कि जब इसके पास पैसे होंगे तब ये दे देगी। फिर दादी माँ कहती है चल चल, चला है समझाने। लेखक को कहा कि तू यहाँ से चल, अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला आया। लेखक वहाँ से चुपके से आंगन की तरफ आ गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। प्रसंग यानी इस घटना को, कि मैं इस घटना को भूल चुका था। घटना क्या थी कि रामी की चाची को पास पैसे देने के लिए नहीं थे और दादी उस पर बिगड़ रही थी। तो इस घटना को लेकर कह रहा है कि मैं एकदम से भूल ही गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। रास्ते में वही मिली उसे। वह दादी को पूतो फलो दूधो ना हो आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो यानी पुत्रवती हो और दूधो ना हो, दूध में नहाना मतलब धनवान होना, धनवती हो, ये आशीर्वाद दे रही थी दादी को। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, भावुक होकर, विहल मतलब भावुक होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कि मैं तो ऋण से मुक्त हो गई हूँ। उरीन होना यानी ऋण से मुक्त होना, कि मैं तो ऋण से मुक्त हो गई हूँ, भगवान हमारी मालकिन का भला करे, अच्छा करे। कल ही आई थी, कि कल ही हमारे घर पे आई थी और पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी सारा रुपया छोड़ दिया, रुपया माफ़ कर दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट भी देकर बोली, 10 रुपये उस टाइम 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, तो 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। बेटी की शादी थी ना उसकी, कि जैसी तुम्हारी बेटी वैसे ही वो मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई न हो। 10-5 से मतलब है कुछ रुपए, कि कुछ रुपए के लिए समाज में हंसी नहीं होनी चाहिए। देवता है बेटा देवता। तो कहती है बेटा मालकिन तो देवता के समान है, मैं उनकी आभारी हूँ। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। लेखक ने कहा कि उस दिन तो तुम्हें वो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। तो रामी की चाची कहती है लेखक को कि बाबू ये तो बड़े लोगों का काम है, रुपए देना, और रुपए देकर डांटे भी न तो क्या लाभ, कि वापस मांगने के लिए उनको डांटना भी पड़ता है। मैं मन ही मन उस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो उनकी इस दलील पर हंसता हुआ लेखक आगे बढ़ गया। किसने के विवाह के दिनों की बात है। इसमें किसने छपा है, तो ये किसने नहीं, किसन है। किसन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज
पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। यानी रात शादी होती है तो रात में गीत गाते हैं, तो रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। यानी इसमें क्या होता है, जब बारात चली जाती है उसके बाद में औरतें ही करती हैं, सारे पात्र हैं वो औरतें ही होती हैं, और विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के वो नाटक का अभिनय करती हैं। तो विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, और सभी पात्र क्या होते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। इसमें कोई भी जेंट्स या पुरुष भाग नहीं लेता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक क्या कह रहा है, बीमार होने के कारण बारात में वो नहीं जा सके। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान में यानी जो खुला आंगन होता है वहाँ, तो खुले आंगन में मेरा भाई सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुँचा था, यानी वो बारात में नहीं जा सका। एक तो लेखक और उनका मेरा भाई वो वहीं थे। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि हमारा जो ये है, हम जो ये करते हैं, अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, उसमें पुरुष नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 जने हैं। फिर दादी माँ ने कहा, दादी माँ बिगड़ी कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के हैं और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा ही होता है। ब्रह्मा जी तो देवता हैं उनका, और लड़के का मन तो एक जैसा ही होता है, इसमें लड़के कोई आपत्ति नहीं है। आगे देखिए, मुझे भी पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। दादी माँ ने चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया कि तुम सो जाओ, देखना मत। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो उसने सोचा, सुला तो दिया, लेकिन उसको भी हंसी आ रही थी, बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा अगर जोर से हंस दूंगा तो सबको पता चल जाएगा, भेद खुल जाएगा, यानी पता चल जाएगा, राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा यहाँ से, मुझे ये औरतें बाहर निकाल देंगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। यानी वो जब नाटक करी थी औरतें, तो उसको भाभी की बात पर हंसी आ गई और वह अपनी हंसी को रोक नहीं सका लेखक, और बंडा फोड़ हो गया, यानी भेद खुल गया, सबको पता चल गया, उनकी पोल खुल गई कि ये यहीं पर सोए हुए हैं और हमारा नाटक भी देख रही हैं। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, कि ये कौन बच्चा है, वो तो लेखक था, कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। तो उसने मजाक में कहा, ये तो छोटा बच्चा है, चलो मैं दूध पिला दूं इसको। फिर हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। यानी जब पता चल गया सभी औरतों को लेखक यहीं सोया है, तो सभी औरतों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और उसका मजाक भी बनाया कि ये तो बच्चा है, लाओ दूध पिला दें इसको। फिर दादी माँ ने ही उसका बचाव किया कि लड़के से क्यों लगती हो तुम, इसके साथ क्यों झगड़ा कर रही हो। फिर सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। लेखक को सुबह देबू की माँ जो रात को उसको परेशान करी थी वही वापस मिली। तो वह लेखक बोला, कल वाला बच्चा भाभी, कि मैं कल वाला बच्चा हूँ भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा, उसको चिढ़ा करके वहाँ से लेखक ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अपने बचने के लिए जल्दी से दादी माँ के पास आ गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभेदान मिल जाता था। कि कुछ भी मुसीबत आती या कोई भी हमें ऐसे लगता कि हमने आज अपराध किया है, तो वो हो जाने पर, अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे, अभेदान मिल जाता था, यानी रक्षा मिल जाती थी, हमारी रक्षा हो जाती थी उस समय। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। यानी ये लेखक शुरू में ही बताया था कि जब वो बैठे होते हैं तो उनकी प्रतिमूर्ति उनके सामने आ जाती है, तो यानी वो दादी माँ को याद ही कर रहे हैं कि दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र, वात्याचक्र यानी बवंडर, परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी लेखक कह रहा है कि जब विषम परिस्थितियाँ बवंडर बनकर आती हैं तो मनुष्य सूखे पत्ते की तरह नाचता है, वो परेशान होता है।
इसे दादी माँ खूब जानती थी। तो ये बात दादी माँ को पता थी, खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती थी। जब दादा की मृत्यु हो गई थी तो दादी माँ उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, यानी ये संसार उन्हें असत्य नज़र आता था, झूठा नज़र आता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, यहाँ तक कि दादा ने भी उन्हें धोखा दिया था और पूरा संसार ही उन्हें धोखेबाज नज़र आता था, क्योंकि दादाजी भी उन्हें धोखा देकर स्वयं चले गए थे मतलब स्वर्गलोक चले गए थे। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी हमेशा कहते थे कि पहले तुम जाओगी और उसके बाद मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, लेकिन ये भी झूठ साबित हुआ। दादाजी पहले चले गए और दादी यहीं रह गई। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। यानी कुकुरमुत्ता, यहाँ कहते हैं कुकुरमुत्ता जो बरसात होने के बाद में बरसात में उग जाने वाले छाते जैसे छोटे छोटे पौधे, या अपने जैसे बोलते हैं ना सांप की छतरी, तो वो तो यहाँ कुकुरमुत्ता आया है। जो बोले हैं ना लेखक ने कि मृत्यु व कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले और मुँह में राम बगल में छुरी। मुँह में राम मतलब सामने तो अच्छा बोलना, मुँह पर तो अच्छा बोलना, लेकिन मन में कपट रखना। तो ऐसे दोस्तों की शुभ चिंता के कारण स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। एक बार फिर देख लीजिए कि वर्षा काल में कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाले पौधों की भांति अन्यायासी झूठे मित्र आए। उन्होंने शुभ चिंता व्यक्त करते हुए पिताजी को लंबे लंबे सुझाव दिए। यानी वो सामने तो ऐसे बोलते रहे, नहीं ये करो वो करो, हमें तुम्हारी चिंता है, लेकिन उन्होंने दादा के श्राद्ध में खर्चा भी खूब करवा दिया। कि दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल यानी बहुत सारी संपत्ति व्यय की। दादी मना करती रही, लेकिन जो कपटी मित्र थे उनके लगाने पर पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की मतलब खर्च की। अतुल यानी बहुत सारी संपत्ति खर्च की। वह घर की तो नहीं थी, यानी वो घर की कमाई नहीं थी, उधार लिए हुए पैसे थे, वह सब उन्होंने कर्ज लेकर किया था। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। दादाजी चले गए थे, उनकी चिंता भी रहती थी कि दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, यानी माघ महीने में बहुत सर्दी पड़ती है, तो कड़ाके की यानी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा था, पछुआ मतलब पश्चिमी हवाओं का सन्नाटा था, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। शाम को मैंने देखा, मतलब ऐसी ठंड में ही जो हड्डियों को भी जमा दे, तो शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, गीले कपड़े पहने वैसी ठंड में माघ के महीने में, और कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उसकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। कि लेखक ने पहली बार उनकी दादी माँ की आंखों में आंसू देखे थे। स्नेह कातर यानी प्रेम से व्याकुल। स्नेह कातर आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक उनके पास बैठा रहा, उन्होंने दादी माँ को दुखी देखा तो उनके पास बैठ गए। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है, कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक ने कहा, एक बात पूछूं, आप बताएंगे? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, ममतामयी प्रेम से भरी हुई आंखों की तरफ देखा। लेखक ने आगे देखिए, क्या है, क्या पूछ रहे हो, पूछो। तुम रोती थी कि तुम रो रही थी? उसने हाथ जोड़ के आंख बंद कर रखी थी। तो लेखक पूछ रहा है, तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई कि बच्चे को दुख ना हो, इसलिए उसको अपने दुख को छिपाते हुए वह मुस्कुराई।
पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, कि तूने तो अभी खाना ही नहीं खाया। यानी अपनी बात को उन्होंने उजागर नहीं किया कि वो दुखी थी, और कहा चल खाना खा पहले, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, लेखक ने कहा, दादी माँ अपनी धोती तो बदल लो तुम। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी माँ ने कहा, मुझे कोई सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई कि पहले उसको खाना खिला दूँ। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया, यानी उनके पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दोनों चिंता में डूबे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। आपस में बातें कर रहे हैं तो उसने बाबूजी बोले कि दूसरा चारा ही क्या है, रुपया कोई देता नहीं, इतने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि रुपया हमें कोई देता नहीं है, और हमें भी दूसरों को देने हैं जो पिछले बाकी हैं, और वे रोने जैसे हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने कहा कि तुम रोते क्यों हो, और उसका माथा सहलाया। मैं तो अभी हूँ ही, कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, यानी जब मुसीबत पड़े तो काम आ जाए। इसी दिन से मतलब यही है कि मुसीबत आए तो काम आ जाए, इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, गला भराना यानी आवाज़ भारी हो जाना, रुआंसा होकर। मैंने इसे पहना नहीं है, कि मैंने इसको संभाल के रखा, पहना नहीं, इसे सहेज कर मतलब संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, वंश की निशानी है, यानी उनके वंश में वो कंगन बहू को पहनाए जाते थे। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, कि पुराने जो लोग हैं वो आगे पीछे का सोच लेते थे बेटा, कि वो पहले से ही सोच लेते थे कि कभी भी मनुष्य पर मुसीबत आ सकती है, तो उसमें ये काम आ सकता है। आगे है, सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। साफ भ्रष्ट यानी साप दिए जाने के कारण संसार में मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना। तो सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। तो लेखक अपनी दादी की माँ के बारे में अभी सोच ही रहा था। शुरू में अपने को बताया था लेखक ने कि उनको क्या दिखाई देती, अपनी दादी माँ की अदृश्य परछाई सी दिखाई दी। फिर वो दादी माँ के बारे में सोचता गया और अपने को बताता गया भी कैसे दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। तो वह धुंधली छाया विलीन हो गई। विलीन होना यानी गायब हो गई, उनको दिखी नहीं, अदृश्य हो गई। तो शुरू में क्या कहा, सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी, कि दादी माँ मुझे परिस्थितियों की मारी हुई, यानी परिस्थितियाँ तो थी कि वो दादा चले जाते हैं तो घर में वो बड़ा भाई है वो बिना पूछे पैसे खर्च करता है, उनका बेटा, और फिर कर्ज भी हो जाता है। तो परिस्थितियों की मारी हुई, संघर्षों से लड़ती हुई साक्षात देवी सी मालूम हुई। फिर कह रहा है कि वह अस्पष्ट छवि सी है, वो धुंधली हो गई, गायब हो गई, विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया था, यानी लेखक सुबह से सोच ही रहा था, और सोचते सोचते दिन काफ़ी चढ़ाया था, दोपहर हो चुकी थी। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया था, यानी काला कौवा है वो पंख फैला करके लेखक की खिड़की पर बैठ गया था। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। उनके हाथ में किशन भैया का पत्र था जिसमें ये लिखा था कि अब दादी माँ नहीं रही हैं। तभी लेखक का हाथ कांप रहा था कि जिस दादी माँ ने उसका इतना किया, पूरे घर के लिए किया, आज वो दादी माँ नहीं है। तो कह रहा है कि हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही थी, धूमिल होना ही अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच ही दादी माँ चली गई हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, अब कुछ बाकी है तो केवल उनकी यादें ही बाकी है। तो समझ में आ गया होगा आपको लेसन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कहानी से। कहानी से में है, लेखक को अपनी दादी माँ
एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। तो इसमें ये है, आप इसको बुक से कर लेना। पढ़ तो मैं देती हूँ क्योंकि आपको इसमें करने में दिक्कत आएगी। आपकी बुक में जो एडवाइज़र है उसमें आंसर साथ में है, तो आप उससे देकर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की तथा दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की याद आती है। कुआर के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशयों में कूद कर नहाना, बीमार हो जाने पर दादी माँ द्वारा की गई चिंता और ममतामयी देखभाल, यानी वो कैसे उनकी देखभाल करती थी, दादी माँ की सेवा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, धन्नो की बेटी के विवाह में दादी माँ द्वारा उधार दिए गए पैसों को माफ़ करना, पिता के आर्थिक संकट से व्याकुल होने पर दादी माँ द्वारा अपना कंगन देकर चिंता मुक्त करना आदि अनेक यादें हैं, वो लेखक के मन में एक एक करके आती चली जाती हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत धन खर्च किया था। इसी कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। यानी इसमें एक तरह से मृत्यु भोज के बारे में कि मृत्यु भोज हमें नहीं करना चाहिए, मृत्यु भोज किया तभी तो वो उनका कर्ज बढ़ गया था उनके ऊपर। दादी माँ के थर्ड क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका मन किसी को दुखी देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामी की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी माँ को कोसने की बजाय उसके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ क्योंकि दादी धन्नो के घर उसकी लड़की को विवाह के अवसर पर शुभकामनाएं देने गई थी। दादी ने धन्नो को कुछ रुपए ऋण के रूप में भी दिए। फायदे के अनुसार उसे ये रुपए 1 महीने में ब्याज सहित लौटाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। तो दादी माँ ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वह सूदखोर है, महाजनों की भांति कठोर है, स्वार्थी है। लेकिन धन्नो की बेटी के विवाह के अवसर पर वह धन्नो के घर जा पहुँचे और उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया। यही नहीं, उसे क्या दिए, 10 रुपये सहायता के रूप में भी दिए। इससे स्पष्ट है कि दादी माँ का हृदय दया और सहानुभूति से पूर्ण था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये आप नोटबुक में करेंगी। आगे है कहानी से आगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, ये महीनों के नाम इसमें आए हैं। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। तो क्वार का महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस महीने में प्राय बरसात है वो थम सी जाती है, यानी वर्षा का अंतिम महीना है तो वर्षा है वो थम जाती है। मौसम में न गर्मी होती है न ठंड। आषाढ़ के महीने में बरसात का मौसम रहता है, गर्मी कम हो जाती है, बादल उमड़ घुमड़ कर छाने लगते हैं। माघ के महीने में ठंड पड़ती है, पाला भी पड़ता है। सेकंड है, अपने अपने मौसम में अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं, ये आप छोड़ दीजिए, आपको कहानी से आगे का फर्स्ट करना है, ठीक है। फिर है अनुमान, अरे इसमें नहीं किया। फिर है अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना में क्या है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और ये उन्हें कहाँ से मिलता होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि कई बार ऋण लेने की बात इसमें पढ़ी है, मेरी दादा का वो श्राद्ध करता है तो ऋण लेना पड़ता है उनको। तो अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है और ये ऋण उन्हें कहाँ से मिलता होगा। तो विवाह है, आंसर है इसका विवाह है, मृत्यु भोज, बीज, खाद, मुकदमा, बीमारी आदि के लिए ग्रामीण लोगों को ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण उन्हें गांव के ही महाजनों, गांव के जो महाजन हैं उनसे या बैंक से मिलता है। महाजन अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और बड़ी कठोरता से वसूल भी करते हैं। बैंकों से ऋण आसानी से नहीं मिलता है। छोटे और निर्धन किसान ऋण चुकाते चुकाते ही संसार से विदा हो जाते हैं। तो आपको
ये करना है। घर पर होने वाले उत्सवों और समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, ये छोड़ दीजिए आप। फिर है भाषा की बात। तो भाषा की बात में देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता, सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा से सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसा, समान, सदृश्य, तरह, अनुरूप। तो वाक्य में प्रयोग, जैसा वह श्याम जैसा बुद्धिमान, वह श्याम जैसा बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि समानता का बोध कराने के लिए सा से सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरा सी कठिनाई, अनमना सा, सन से। ठीक है, तो इसमें ये लेखक कह रहा है कि ऐसे 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है इसमें समान। भीम के समान कोई योद्धा नहीं था। ठीक है, अनुरूप, उसमें अपने नाम के अनुरूप ही गुण थे। जैसा, वह श्याम जैसा बुद्धिमान नहीं है। आगे सदृश, उसके चरण कमल के सदृश कोमल हैं। फिर है तरह है, मैं देवेश की तरह तेज दौड़ना चाहता हूँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोड़ देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए, यानी एक जैसे होने चाहिए। तो इसका पहला वाक्य है, उसने रो रो कर अपनी करुण कथा सुनाई। फिर दूसरा है, गर्मी से तप तप कर नदी का पानी भाप बन गया। यानी इनका अर्थ हम समझाया ना कि किसी क्रिया को जोड़ देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जोड़ देकर कह रहे हैं हम, रो रो कर, तप तप कर। फिर है, लड़के ने हट कर करके कीमती खिलौना ले लिया। पानी बरसते बरसते 3 दिन हो गए। 5 बजते बजते वह गांव पहुंच गया। तो ये 5 वाक्य हैं, आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ, यानी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित इसमें शब्द आए हैं। उदाहरण के लिए निक्षार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों से अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़ा, पोहा, इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्षार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल के उपयोग में होने वाली, ये आप छोड़ देना, ऐसे ये छोड़ देना आप इसको। आगे जो देश शब्द आएंगे उसमें आप इस देश शब्द आएंगे उसमें करवा दूंगी ग्रामर में। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो, आपको कहानी से, तो कहानी से है उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करना है। ठीक है, कहानी से। फिर कहानी से आगे में पहला क्वेश्चन करना है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, क्वार, आषाढ़, माघ, तो इनमें मौसम कैसा रहता है ये करना है। दूसरा है, अपने अपने मौसम की बात होती है कौन से, ये 2 छोड़ देना है। आपको कहानी से आगे का केवल फर्स्ट करना है। फिर अनुमान और कल्पना में भी फर्स्ट करना है आपको। फिर भाषा की बात में आपको फर्स्ट और सेकंड 2 ही करने हैं, थर्ड आपको नहीं करने हैं। आप इनको नोटबुक में कर लेना और स्कूल में भेजना भी है नोटबुक, और आप चेक भी करवाएंगे। थैंक यू।